हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं सभी। उम्मीद करता हूँ सभी ठीक होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पैशन केमिस्ट्री पर। तो जैसा हमने बेटा हमारा जो टॉपिक चला हुआ था एटॉमिक स्ट्रक्चर्स में, हमने कल क्या डिस्कस किया था, प्लैंक क्वांटम थ्योरी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी हमने डिस्कस कर ली थी और वो थ्योरी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। और जो प्लैंक क्वांटम थ्योरी थी उससे हमें क्या प्रूफ मिला था कि जो रेडिएशंस है उनका कैसा पार्टिकल नेचर होता है। कैसा नेचर होता है? पार्टिकल नेचर होता है। तो इसी वजह से जो हमारी ब्लैक बॉडी रेडिएशंस है, ठीक है, या आप कह सकते हो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, उसके लिए जो लाइट है हमारी जो रेडिएशंस है उनका कैसा होना जरूरी था? पार्टिकल नेचर। और ये किसने प्रूफ किया था? प्लैंक क्वांटम थ्योरी ने प्रूफ किया था। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे ब्लैक बॉडी रेडिएशंस, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड ड्यूअल नेचर ऑफ ए लाइट। ये कुछ हम बातें डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना वीडियो। और स्टार्ट करने से पहले मैं सभी स्टूडेंट को कहना चाहूँगा कि प्लीज़ अपने साथ अपना पेन नोटबुक ज़रूर रखें और चैनल पर नहीं है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। ब्लैक बॉडी रेडिएशंस, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो देखो, आपको पता, आपको जर्नली देखा होगा, आपने महसूस किया होगा, अगर हम जर्नली जो समर डेज होते हैं, गर्मियों के दिन होते हैं, अगर उसमें हम क्या करें, ब्लैक कपड़े पहन ले या ब्लैक कुछ भी आप कह सकते हो डाल लो आप, ठीक है, तो उसमें आप देखना कि आपको समर्स डे है जो उसमें ज़्यादा गर्मी लगेगी। ऐसा क्यों होता है? तो उसका जो रीज़न होता है वो ब्लैक बॉडी रेडिएशन से ही होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ब्लैक बॉडी रेडिएशन कहाँ से आती है और कैसे ये जनरेट होती हैं। तो जो रेडिएशन जो कि एसोसिएटेड होती है ब्लैक बॉडी से, जो कि एसोसिएट होती है किससे? ब्लैक बॉडी से, उनको हम क्या कहेंगे? ब्लैक बॉडी रेडिएशन। रेडिएशन एसोसिएटेड विद ब्लैक बॉडी, रेडिएशन एसोसिएटेड विद ब्लैक बॉडी। बी डॉट बी का मतलब क्या है? ब्लैक बॉडी आर कॉल्ड ब्लैक बॉडी रेडिएशन, आर कॉल्ड ब्लैक बॉडी रेडिएशन। इट इज़ परफेक्ट। ये बात जो मैं लिखने वाला हूँ, जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में, ये मैं स्टार लगा के लिखवा रहा हूँ, ठीक है, स्टार लगा करके लिख रहे हैं हम। ये बात जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन होती है बेटा, ये क्या होती है? परफेक्ट। क्या होती है? इट इज़ परफेक्ट, इट इज़ परफेक्ट एब्जॉर्बिंग एंड emitting रेडिएशन। मतलब जो आपके पास ये जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन ये परफेक्ट एब्जॉर्ब होंगी और परफेक्ट ही क्या होती हैं? एमिटिंग। मतलब तब हम समर्स डे में क्या करते हैं, ब्लैक कपड़ा डालते हैं, तो वो क्या करता है, जो सन रेज, जो सन से आने वाली रेज होती हैं, लाइट होती है, उसको परफेक्टली क्या कर लेती है? एब्जॉर्ब करती है। परफेक्टली एब्जॉर्ब का मतलब क्या है कि वो कंप्लीटली या मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइट को क्या कर लेती है? अपने आप में एब्जॉर्ब करती है। और जितनी ज़्यादा लाइट को वो एब्जॉर्ब करेंगी उतनी ही ज़्यादा आपको क्या लगेगी? गर्मी लगेगी। या और इसके बाद एब्जॉर्ब करने के बाद वो उतनी ही अमाउंट में क्या करती हैं? फिर एनर्जी को बाहर निकालती हैं, या कह सकते हो रेडिएशंस को बाहर निकालती है। तो ये क्या है? ब्लैक बॉडी रेडिएशन। क्या है ये? ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो इसके बाद जो टॉपिक है वो है बेटा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसको बिल्कुल ध्यान से समझना है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये जो इफेक्ट है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चाहे कोई बच्चा नीट जेईई की तैयारी कर रहा है या किसी भी बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है या किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम इसकी मीनिंग की बात करें कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब क्या है, जो इसका नाम है, इसका मीनिंग क्या है, तो इसमें देखो फोटो का मीनिंग मैंने आपको कल बताया था, लाइट होता है,
क्या होता है? फोटो मीन्स लाइट, और इलेक्ट्रिक का मतलब क्या होता है? करंट। क्या मीनिंग होता है? करंट। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे? फ्लो ऑफ करंट, फ्लो ऑफ करंट इन ए सर्किट, फ्लो ऑफ करंट इन ए सर्किट ड्यू टू लाइट, ड्यू टू लाइट। ये एक लाइन में क्या है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मीनिंग हुआ। इसका मीनिंग हुआ ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मीनिंग हुआ। इतना क्लियर है? अभी हम इसके सेटअप की बात करते हैं और इसमें होता क्या है, कैसे क्या इसमें आप कह सकते हो फिनोमिना होता है। ठीक है, वो समझ लेना बेटा। देखिए हमने क्या किया, एक मेटल की, एक ये मेटल की प्लेट ली। किसकी प्लेट ली? ये हमने मेटल की प्लेट ली। ये वाली प्लेट किसकी है? मेटल प्लेट, या मेटल सरफेस भी कह सकते हैं आप इसको। ठीक है, मेटल का क्या है? ये सरफेस, मेटल सरफेस। और ये इधर से जो है, ये मैंने दिखाया है इस टाइप से, ये इसमें दिखाया है बेटा। यहाँ पर आपका लगा सकते हो, ये क्या है? सन। क्या है ये? सन, यानी कि लाइट ऑफ सोर्स। क्या ये? लाइट ऑफ सोर्स, सन। ये सन क्या करेगा? लाइट प्रोवाइड कराएगा, यानी कि लाइट ऑफ सोर्स है ये सन। तो इस यूनिवर्स में जो सबसे बड़ा सोर्स है लाइट का, वो कौन है? हमारा सन। ठीक है, तो जैसे ही ये लाइट इस मेटल के सरफेस पर पड़ेगी तो क्या हुआ? और फिर हमने क्या किया, जो मेटल की सरफेस है इसको एक साइड से हमने बैटरी से कनेक्ट किया, इससे कनेक्ट किया, बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ये वाला पार्ट है, इसको हम कहेंगे जो राइट की तरफ है एनोड, और जो लेफ़्ट की तरफ है इसको हम क्या कहेंगे? कैथोड। तो ये जो है, ये क्या है? बैटरी। ये क्या है? हमारी बैटरी। ठीक है, और जो ये मेटल है ये फोटो सेंसिटिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए? फोटो सेंसिटिव, फोटो सेंसिटिव, फोटो सेंसिटिव होना चाहिए। मीन्स फॉर एग्जांपल फोटो सेंसिटिव जो है CgO। कौन है? CgO। और जो यहाँ से क्या आएगा? जैसे ही ये लाइट इस मेटल के सरफेस पर, जैसे ही ये लाइट मेटल के सरफेस, मेटल आपको पता है क्या रखता है? इलेक्ट्रॉन्स। मेटल्स क्या रखता है बेटा जी? इलेक्ट्रॉन्स। जैसे ही ये लाइट मेटल के सरफेस पर गिरी तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकले, यानी कि इलेक्ट्रॉन क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड, इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड। इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हुआ। क्यों हुआ इलेक्ट्रॉन इजेक्ट? देखो ध्यान से बिल्कुल। इसका और भी मीनिंग जो क्लियर होगा वो आगे हमारे जब टॉपिक आएंगे कुछ और इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, जो एटॉमिक स्ट्रक्चर्स में हम पढ़ेंगे। आपकी सेल क्या होती है, सब सेल क्या होती हैं, सेल में जो लेवल होते हैं डिफरेंट लेवल, वो क्या होते हैं, उसमें आपको अच्छे से क्लियर होगा। लेकिन यहाँ पर मैं आपको समझाना चाहूँ तो ये जो बेटा जी इलेक्ट्रॉन है, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पर अपनी ग्राउंड स्टेट में था। मतलब ये यहाँ पर क्या था? स्टेबल था एक तरीके से, ये बात भी आप कह सकते हैं। तो ये जब स्टेबल था तो जैसे ही लाइट आई तो लाइट से इसने क्या किया? एनर्जी को एब्जॉर्ब किया। एनर्जी को क्या है? जो रेडिएशंस आ रही हैं, ये वाली रेडिएशन, या हम इसको कह सकते हैं एनर्जी। और कौन सी एनर्जी होगी? आई फॉर इंसिडेंट एनर्जी। आई का मीनिंग क्या है? ये मैंने लिखा है जो इंसिडेंट एनर्जी जो आई, तो ये इलेक्ट्रॉन्स ने एनर्जी को गेन किया। और एनर्जी को गेन करके अब ये क्या हो जाएगा? ये सोचेगा वाह अब तो मेरे पास बहुत ज़्यादा एनर्जी आ चुकी है, अब मैं कहीं भी जा सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। तो इस टाइप से ये बिहेव करने लग जाएगा। तो ये क्या है? अपने स्पेस को छोड़कर बाहर की तरफ भाग जाएगा और ये क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्ट। तो सिर्फ यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स क्या हुआ है? इजेक्ट हुआ है। ठीक है, लेकिन अगर ये एनर्जी इतनी ज़्यादा हो, अभी बात करेंगे हम, अगर ये एनर्जी इतनी ज़्यादा हो जाए कि सिर्फ यहाँ से निकलना नहीं, ये इलेक्ट्रॉन्स की मोमेंट भी शो करने लग जाए। ये जो इलेक्ट्रॉन्स है क्या करने लग जाए? मोमेंट भी शो करने लग जाए। तो उस केस में हम क्या कहेंगे? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्लियर है? तो ये हमारा कंप्लीटली सेटअप है। अब सेटअप लगने के बाद हम डिस्कस करेंगे इसकी थ्योरी के बारे में। इसके बारे में थ्योरी के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है,
क्लियर है इतना सेटअप? एक बार इसको आप अच्छे से बना लीजिए, फिर थ्योरी को समझना है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके बारे में बात करेंगे, जो रेडिएशंस थी, ये रेडिएशंस आई थी, इसके बारे में बात करेंगे हम। तो लिख लेना इसको साथ साथ। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो आपको समझ आएगा, इसकी थ्योरी है, ये आपको पता होनी चाहिए। इसी वजह से मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ इस थ्योरी की, ठीक है। व्हेन मिनिमम अमाउंट ऑफ, व्हेन मिनिमम, याद रखना क्या करना है, मिनिमम अमाउंट या मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, when minimum frequency of light are incident on the surface of certain metal, on the surface of certain metal, the electrons are ejected out. The electrons are ejected out. Electrons क्या हो जाएगा, eject हो जाएगा। When these electrons are moved between the cathode and anode, when these electrons are moved, देखो ये बात याद रखना, काफ़ी बच्चे या टीचर्स हैं वो सिंपली इतनी बता देते हैं कि इजेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल सरफेस इज नोन एज photoelectric effect, but this definition is not sufficient for the explanations of photoelectric effect, ठीक है। तो when these electrons are moved, क्या करना चाहिए, move between cathode and anode, cathode and anode, and the current flow in the circuit, and तब देखो करंट क्यों मूव करता है, आप बताइए। करंट जो है वो क्यों मूव करता है, मोमेंट ऑफ आयंस या इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर कौन मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन। एंड द करंट फ्लो इन द सर्किट, which is called photocurrent। फोटोकरंट, क्या कहेंगे आप उसको, फोटोकरंट। एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। समझ आया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, क्लियर है। तो ये क्या था अबाउट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब हम बात कर लेते हैं इसी में, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में ही एक बात और भी पूछी जाती है आपसे, जिसको हम कहेंगे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी किसको कहेंगे, जो हमने कल ये सिंबल पढ़ा था न्यू, अगर इसके नीचे हम नोट लगा दें तो ये इसका क्या होगा, रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, न्यू नोट। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को हम कैसे डिफाइन करेंगे, मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, इट इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट light which is required to eject the electron, out of the surface of metal, out of the surface of metal is known as threshold frequency। इसको हम क्या कहेंगे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। यू नो दैट जो सिंपल फ्रीक्वेंसी है वो क्या होती है, सी अपॉन लैम्डा, और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, म्यू नॉट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट तो सेम रहेगी,
और इसको हम कह देंगे लैम्डा नॉट। क्या कह देंगे? लैम्डा नॉट। और ये लैम्डा नॉट क्या करेगी? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। ये क्या हो जाएगी? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। इसको हम क्या कहेंगे? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। और इसको हम क्या कहेंगे? मैक्सिमम वेवलेंथ। देखो अगर ये आपको मिनिमम अमाउंट में रिक्वायरमेंट है, बच्चा आपसे क्या कर लेते बेटे, जो आपसे थ्रेशोल्ड वेवलेंथ की डेफिनेशन पूछ लेते हैं, लेकिन आप इसकी डेफिनेशंस में मिनिमम की क्या लिख देते हो? इट इज़ द मिनिमम वेवलेंथ। लेकिन अगर ये फ्रीक्वेंसी मिनिमम है तो वेवलेंथ क्या होनी चाहिए आपके पास? मैक्सिमम। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे? मैक्सिमम वेवलेंथ विच इज़ रिक्वायर्ड टू इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स आउट ऑफ द सरफेस ऑफ ए मैटर। तो ये किस अमाउंट में होनी चाहिए? मैक्सिमम वेवलेंथ। मैक्सिमम वेवलेंथ रिक्वायर्ड टू इजेक्ट आउट या टू इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल सरफेस। मेटल के सरफेस में से इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वेवलेंथ होती है उसको हम क्या कहेंगे? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। ठीक है। इसके बाद कुछ और भी बेसिक डेफिनेशन है जिसको हम कहेंगे वर्क फंक्शन। क्या कहेंगे? वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन क्या होता है? जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे फाई। किससे करेंगे? फाई। ठीक है, फाई से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये क्या होता है? वर्क फंक्शन मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन आउट ऑफ द सरफेस ऑफ मेटल। तो ये क्या रहती है? मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी। मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड to eject an electron out of the surface of metal. S for surface, O for of metal is known as work function. तो जो फाई होता है बेटा, वर्क फंक्शन जो होता है ये क्या है? डिपेंड करता है मेटल पर। मतलब जो वर्क फंक्शन है, वर्क फंक्शन इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मेटल। फाई इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मेटल। कैसे? देखो एक बात देखिए आप, एक तो मैंने क्या लिया, आप कह सकते हो सीजियम। क्या लिया बेटा जी? सीजियम। और एक मैंने ले लिया रिबीडियम। ठीक है। एक तो मेरे को सीजियम में से इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट करना है और एक आरबी में से मेरे को क्या करना है? इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करना है। ये हम थर्ड चैप्टर में आपको बताएंगे कि तब हम ऊपर से नीचे आते तो साइज इंक्रीज होता है। तो जो सीजियम के इलेक्ट्रॉन है, आप सिर्फ इतनी ये बात याद रखो, साइज वाइज को छोड़ो, जो इलेक्ट्रॉन है इन केस ऑफ सीजियम ये लूजली बाउंडेड होते हैं बेटा। क्या होती है? लूजली बाउंडेड। लेकिन जो आरबी है इस केस में जो इलेक्ट्रॉन है वो इसके सीजियम के बजाय क्या होते हैं? टाइटली बाउंडेड। तो एक बात बताओ, जो टाइटली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन है उनको निकालने के लिए एनर्जी कम चाहिए कि ज़्यादा, या जो लूजली बाउंडेड है इनको निकालने के लिए जो है आपकी एनर्जी कम चाहिए कि ज़्यादा? आप कहोगे सर ये तो बिल्कुल सिंपल बच्चे वाली बात है कि जो इलेक्ट्रॉन्स लूजली बाउंडेड है उनको निकालने के लिए जो एनर्जी है वो कम लगेगी, और जो टाइटली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन है वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए जो एनर्जी है वो ज़्यादा लगेगी। तो इसी वजह से जो वर्क फंक्शन है ये डिफर करता है फॉर मैटर। ठीक है। तो वर्क फंक्शन क्या होगा एक्चुअल में? फॉर्मूला देख लेते हैं। फाई इज इक्वल टू एच न्यू नॉट। और कैसे है? कैसे प्रेजेंट कर सकते हो? एच सी अपॉन लैम्डा नॉट। ठीक है, न्यू नॉट। जैसे आपकी एनर्जी ना सिंपल, फाई भी किसकी फॉर्म में है बेटा? एनर्जी। फ्लैंक क्वांटम थ्योरी में क्या देखा था आपने? फ्लैंक क्वांटम थ्योरी ने आपको बताया था ना, एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू, यही तो बताया था फ्लैंक क्वांटम ने।
अब ये जो फाई है ये भी क्या है, एनर्जी की फॉर्म है ना, आपने ऊपर दिखा था मिनिमम एनर्जी, तो मैंने फाई को रिप्रेजेंट किया और इसको जो फ्रीक्वेंसी थी सिंपल उसको रिप्लेस करके यहाँ पर क्या रखा है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्लियर है, तो ये इक्वेशन आप याद रखेंगे फॉर वर्क फंक्शन। इसके बाद है फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। देखो आपकी जो सिंपल प्रदीप वाली बुक है हो सकता है उसमें इतना डीपली ना मिले, लेकिन मैं ये इतना डीपली करा रहा हूँ कि ये जो आपका टॉपिक है, चाहे वो नीट है, जेई है, मैक्सिमम जेई लेवल जो है आपका वहाँ तक कवर करो। ठीक है, कोई भी टॉपिक। तो जो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है ये कैसे बनेगी, तो ये समझने के लिए हम फिर से एक मेटल लेंगे, मेटल का सरफेस लिया। ठीक है, यहाँ से मैंने इसको कनेक्ट किया था किससे, एक बैटरी से, यानी कैथोड, एनोड, जो ये इसमें क्या थे, इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब देखो यहाँ से अगर इस मेटल के सरफेस पे आपने क्या डाला था, ई, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट। ठीक है, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट। तो ये एनर्जी ऑफ इंसिडेंट है, जो ये इलेक्ट्रॉन है कहाँ से, आपको पता है कैथोड पर नेगेटिव चार्ज होता है, और अगर मैं एनोड को यहाँ से आपको थोड़ा सा समझाने के लिए मैं यहाँ से कनेक्ट ना करके इसको आगे ओपन की तरफ ऐसे छोड़ दूँ, मैं एनोड, एनोड हैव पॉजिटिव चार्ज, एनोड हैव पॉजिटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ मूव करेंगे, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, और करंट कहाँ करेगा फिर, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। ये बात आपको याद रखना। तो देखिए तब आपने ये जो आपकी एनर्जी थी, इंसिडेंट एनर्जी, तब ये डाली तो क्या हुआ होगा कि इजेक्शंस के लिए तो कुछ न कुछ आपको एनर्जी यानी कि इंसिडेंट एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। तब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकले होंगे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से मेटल के सरफेस से बाहर इजेक्ट हुए होंगे, तो मतलब कुछ ना कुछ वर्क फंक्शन भी लगा होगा, कुछ ना कुछ क्या है, वर्क फंक्शन लगा होगा, क्या करने के लिए, इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने के लिए। लेकिन बाहर निकालना ही हमारा क्या नहीं था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर रहा था। इसकी एक्सप्लेनेशंस के लिए क्या है कि इनकी मोमेंट होना ज़रूरी है, और मोमेंट के लिए आपको क्या रिक्वायरमेंट होगी, काइनेटिक एनर्जी। देखो फिर से याद ध्यान से सुनिएगा, ये सेटअप आपको मैंने पहले समझा दिया था। मेटल सरफेस है, एक को हमने क्या बोला था, कैथोड, दूसरे वाले को एनोड, और ये बैटरी से कनेक्ट किया था। तो जैसे ही ये इंसिडेंट एनर्जी इस पर पड़ी मेटल के सरफेस पर, तो यहाँ से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ। तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ तो कुछ ना कुछ यहाँ पर वर्क फंक्शन भी हुआ होगा। सिर्फ वर्क फंक्शन तो चलो हो गया हमारा, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन्स का बाहर निकलना ही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं था। तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन जो है ये मूवमेंट भी करेगा, और मूवमेंट के लिए क्या चाहिए इसको, काइनेटिक एनर्जी। ये बातें आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ए फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। तो क्या हुआ होगा, तो ठीक है बेटा, तो एनर्जी ऑफ इंसिडेंट लाइट इज यूज्ड इन, जो इंसिडेंट लाइट है ये आप कह सकते हो इंसिडेंट लाइट, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट लाइट, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट लाइट। इसका यूज़ कहाँ हुआ है, टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन आउट ऑफ द सरफेस ऑफ मेटल, मतलब कि वर्क फंक्शन में, एंड टू मूव इलेक्ट्रॉन इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, जो इसका यूज़ हुआ है एनर्जी का, दो तरीके में यूज हुआ है। तो ई आई यानी कि इंसिडेंट एनर्जी का जो यूज हुआ है वो वर्क फंक्शन फाई प्लस काइनेटिक एनर्जी, ये दो चीज़ में यूज हुआ है। और ये काइनेटिक एनर्जी क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम। तो ये जो इक्वेशन है बेटा, ये जो इक्वेशन है ये है फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। क्लियर है इतना? तो इसको थोड़ा सा हम क्या है और आगे अगर सॉल्व करने की कोशिश करें, आपको एनर्जी पता है क्या होती है, एच न्यू, फाई क्या होता है एच न्यू नॉट, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है हाफ एम, और ये m क्या है, मास किसका लेना आपको, इलेक्ट्रॉन्स का, m e का मतलब है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन v स्केयर, हाफ एम वी स्केयर। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, सेकंड इक्वेशन, ठीक है। h न्यू इसको ओपन और कैसे कर सकते हो, एच सी अपॉन लेमडा इज इक्वल टू, ये क्या लिख सकते हो, एच सी अपॉन लेमडा नॉट प्लस हाफ एम वी स्केयर।
आप ऐसे भी लिख सकते हो। ये सभी की सभी क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। क्लियर है? तो अब बात कर लेते हैं हम कंडीशन टू शो, कंडीशन टू शो, कंडीशन टू शो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करने के लिए जो कंडीशन है वो क्या क्या होनी चाहिए, ये समझिएगा, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 3 कंडीशन पढ़ेंगे हम जनरली। तो सबसे पहली वाली जो कंडीशन है बेटा, वो कंडीशन ये है इफ़, बिल्कुल ध्यान से सुनना है। जो ई आई आपको पता है, ई आई क्या है, ई आई क्या बताया था मैंने आपको, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट लाइट। एनर्जी ऑफ इंसिडेंट लाइट अगर क्या हो, लेस हो, किससे, वर्क फंक्शन से, या कह सकते हो वर्क फंक्शन इज ग्रेटर देन दी एनर्जी ऑफ इंसिडेंट लाइट, ठीक है। और आप कह सकते हो जो फ्रीक्वेंसी है इंसिडेंट लाइट की वो कम हो, किससे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से। बिल्कुल ध्यान से सुनना है। देखो मैं क्या कह रहा हूँ, जो मेटल का सरफेस था बेटा, इसको यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए आपको क्या चाहिए थी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, वो क्या हो, ज़्यादा, किससे, जो ये लाइट आ रही है इससे ज़्यादा, ठीक है। तो क्या आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो होगा, नहीं, नो इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, नो इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, कोई ना तो कोई इजेक्शन होगा इलेक्ट्रॉन्स का, और नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ना तो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होगा और ना ही क्या होगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। क्लियर है? एक बार वीडियो को पॉज करके इतना लिख लीजिए जल्दी से। सेकंड कंडीशन क्या है बेटा, ये बिल्कुल ध्यान से समझने वाली बात है। अगर आपकी जो एनर्जी ऑफ इंसिडेंट लाइट इक्वल हो जाए किसके, वर्क फंक्शन के, या कह सकते हो जो फ्रीक्वेंसी है बेटा जी इंसिडेंट वाली, जो आप लाइट दे रहे थे वो वाली इक्वल हो जाए म्यू नॉट के, तो आपका क्या होगा, यहाँ पर आपका जो होगा वो होगा ओनली इजेक्शन, या ओनली इजेक्टेड ऑफ इलेक्ट्रॉन, या ओनली इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस, ठीक है, बट नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट टेक्स प्लेस। मतलब मैंने आपको पहले ही कंफर्म ये पहले ही क्लियर कर दिया था कि सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स का निकलना ही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं है, मोमेंट होना चाहिए, ठीक है। जो लास्ट केस है ये देखिए, इफ़ इंसिडेंट लाइट एनर्जी ग्रेटर देन वर्क फंक्शन, और क्या कह सकते हो, जो आपकी इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी है वो ज़्यादा हो जाए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से, तो क्या होगा, देन इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोथ आर टेक्स प्लेस। क्लियर है? तो ये कुछ कंडीशंस के बारे में था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की कंडीशंस के बारे में। क्लियर हुआ? एक क्वेश्चन कर लेते हैं बेटा हम, वो क्वेश्चन बिल्कुल ध्यान से समझना है आपको। दी वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट, यानी कि इंसिडेंट लाइट है, वेवलेंथ दे रखी है उसकी, और वेवलेंथ क्या होती है, लैम्डा, यानी कि लैम्डा आई। वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट दे रखा आपको 400 नैनोमीटर, कितना दे रखा है, 400 नैनोमीटर दे रखा है, ठीक है। क्वेश्चन को मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। इफ़ वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट, लैम्डा आई क्या है, वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट इज 400 नैनोमीटर, then calculate the number of matter, then calculate the number of matter which can show
फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट P डॉट H डॉट ई। P डॉट H डॉट ई का क्या मतलब है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फ्रॉम फॉलोइंग डाटा, फ्रॉम फॉलोइंग डाटा। मैं लिख देता हूँ एक बार उसको, डाटा को। तो जो आपको गिवन है बेटा जी, ये क्या है? देखो मेटल ये दे रखे हैं और फाई मतलब कि वर्क फंक्शनिंग का ये दे रखा है, और आपको लैम्डा दे रखा है, और आपसे पूछ रहा है कि ये जो मेटल है इसमें से बताइए कितने मेटल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं हम। सबसे पहले अगर हम एनर्जी निकाल ले, जो हमें वैल्यू दी गई है लैम्डा, इससे अगर हम एनर्जी निकाल ले तो हमारा काम आसान हो जाएगा। बोलिए यस और नो। आप कहेंगे कि यस सर। क्या हो जाएगा? यस सर, हमारा काम इजी हो जाएगा। तो सॉल्यूशन करते हैं हम इसका। यू नो दैट एनर्जी, अगर आपके पास तभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो होगा इफ इंसिडेंट एनर्जी ऑफ लाइट इज ग्रेटर देन दी वर्क फंक्शन, ग्रेटर देन दी वर्क फंक्शन। इफ वी कैलकुलेट ई आई, तो ई आई क्या होता है बेटा? एनर्जी। यू नो दैट एच न्यू यही होता है, और एच न्यू को आपने क्या लिखा था? ई आई इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा। और इसकी वैल्यू कल मैंने आपको बताई थी, वो क्या थी? ई आई इज इक्वल टू 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना ये। तो आपको जो वैल्यू लेनी है वो किस में लेनी है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अगर इसको एंगस्ट्रॉन में लेना था तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करके क्या लिया था आपने? 12400 डिवाइडेड बाई 400, डिवाइडेड बाई 400। इससे ये कैंसिल आउट कर सकते हो आप, और इसको सोल्व करोगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आपके पास ये क्या आ गई? इंसिडेंट जो आपके पास एनर्जी है इसकी वैल्यू आ गई। अगर आपके पास इससे जो भी ज़्यादा वैल्यू होगी, ऊपर डाटा में जो भी ज़्यादा वैल्यू होगी किससे? 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, तो ही आपको क्या शो होगा? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो ये टेबल को बिल्कुल ध्यान से देखिए। 3.1 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा कौन सी? एक तो लिथियम वाली, सोडियम वाली और मैग्नीशियम वाली, यही है ना। तो कितने मेटल्स यहाँ पर शो करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? बताइए कितने? हाउ मैनी मेटल आर शो? सॉरी वेरी सॉरी, ये नहीं, ये आपको फाई की वैल्यू दे रखी है। किसकी वैल्यू दे रखी है? फाई की। मतलब आपके पास ई आई अगर फाई ज़्यादा होगा तो आप क्या कहोगे कि सर जो 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फाई ज़्यादा है तो ई आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम। तो ई आई वाली कौन सी दिखाएगी? ओनली सीजियम और क्या है? पोटाशियम। सो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्यों? देखो ये जो वैल्यू दे रखी है ना बेटा, ये फाई की वैल्यू दे रखी है। इसकी वैल्यू दे रखी है फाई की वैल्यू, लेकिन हमारे पास वैल्यू किसकी ज़्यादा होनी चाहिए? ई आई, यानी कि फाई की वैल्यू कम होनी चाहिए। किससे? ई आई से। मतलब 3.1 इलेक्ट्रॉन से किसकी वैल्यू कम है? वही हमें क्या दिखाएगा? मेटल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, तो ई आई किसकी कम है? एक तो पोटाशियम की और सीजियम की। सो ओनली टू मेटल शो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ओनली 2 मेटल शो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो क्लियर हुआ आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? ठीक है, एक हम जल्दी से एक और छोटा सा टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं। ड्यूल नेचर ऑफ मैटर, ड्यूल नेचर ऑफ ए लाइट, मैटर नहीं, ड्यूल नेचर ऑफ लाइट। ड्यूल नेचर ऑफ लाइट। देखो सबसे पहली बात तो क्वेश्चन यही आता है कि ड्यूल नेचर ऑफ लाइट की रिक्वायरमेंट क्या हुई और कैसे इसको प्रूफ भी किया गया। तो ड्यूल नेचर ऑफ लाइट जो है बेटा, जैसे फिनोमिना था हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ठीक है, ये जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, इनको एक्सप्लेन करता है जो अगर लाइट का जो नेचर है वो कैसा हो, पार्टिकल नेचर। ये जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है इनको एक्सप्लेन किया जाएगा, एक्सप्लेन ओनली व्हेन लाइट behave as a particle, but on the other hand phenomena like
रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इनको जो एक्सप्लेन किया जाएगा इंटरफेरेंस, 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 इनको जो एक्सप्लेन किया जाएगा, एक्सप्लेन ओनली व्हेन, एक्सप्लेन ओनली व्हेन, कब लाइट बिहेव वेव करेक्टर, एक्सप्लेन ओनली व्हेन light behave, light behave wave character। कैसा करेक्टर होना चाहिए वेव का, सॉरी लाइट का कैसा नेचर होना चाहिए, वेव। तो इसी वजह से जो लाइट है वो पार्टिकल की तरह भी क्या करेगी, बिहेव करेगी, और वेव की तरह भी क्या करेगी, वेव बिहेव करेगी। और इसको एक्सप्लेन करने के लिए किसने जो है वो सबसे पहले एक्सपेरिमेंट किया, या सबसे पहले कौन आए, इन दोनों को एक्सप्लेन करने के लिए जो सबसे पहले साइंटिस्ट थे वो थे आइंस्टीन। कौन थे, आइंस्टीन, इन 1905, इन 1905। ये बात किसने बताई थी कि जो लाइट का नेचर है वो पार्टिकल भी होता है और वेव भी होता है। ये प्रूफ करने में आइंस्टीन आए, और उसके बाद जो एक इक्वेशन निकाली, एक इक्वेशन निकाली, वो देख लीजिए एक बार इक्वेशन। तो इक्वेशंस के थ्रू जिसने प्रूफ किया उनका नाम था डी ब्रोगली इक्वेशन। क्या थे साइंटिस्ट, डी ब्रोगली इक्वेशन, डी ब्रोगली इक्वेशन। ठीक है, देखो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव था उन्होंने क्या बताया कि जो है आपका रेडिएशंस वेव तरह की, वेव नेचर्स की होती है। फिर प्लैंक क्वांटम ने पार्टिकल बता दिया, और इन दोनों को कंपेयर कर दिया आइंस्टीन ने, और इक्वेशन से प्रूफ कर दिया डी ब्रोगली। ठीक है, तो चलिए इनकी इक्वेशन तो दी डी ब्रोगली ने, और इन दोनों को कंपेयर करके चलेंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन, अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन जो एनर्जी है वो क्या होती है, एम सी स्क्वायर, एम सी स्क्वायर। ठीक है, और प्लैंक क्वांटम थ्योरी, प्लैंक क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग जो एनर्जी होती है वो क्या होती है, ई एच न्यू, इक्वेशन 2, इक्वेशन 1। ठीक है, तो लेकिन देखो डी ब्रोगली तो पका पकाया खा गए। कैसे खा गए पका पकाया, ये तो आइंस्टीन ने दे दिया, ये प्लैंक क्वांटम ने दे दिया, और डी ब्रोगली ने इन दोनों को क्या कर दिया, कंपेयर कर दिया। इक्वेट, इक्वेट इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 को क्या कर दो, इक्वेट कर दो। एम सी स्क्वायर इज इक्वल टू एच न्यू। देखो ये क्या है, मास, ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, तो एम सी स्क्वायर क्या आ जाएगा बेटा, एम सी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये न्यू को रिमूव करोगे तो क्या आ जाएगा, एच सी अपॉन लैम्डा। और यहाँ से अगर मैं लैम्डा निकालना चाहूँ तो लैम्डा क्या आ जाएगा, इसको लैम्डा को इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, तो एच सी अपॉन एम सी स्क्वायर, एक सी से एक सी कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, एक सी से एक सी कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि ये न्यू हमें पता है, बिकॉज न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया, लैम्डा क्या आ गया, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम सी। तो ये क्या है, एम इज इक्वल टू मास ऑफ फोटोन, सी क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट। अगर मैं थोड़ा सा और मॉडिफाई करना चाहूँ इस वाली इक्वेशन को, तो वो देखिए, आपको पता है एम सी, ये तो क्या, वेलोसिटी ऑफ ए लाइट, क्या है, वेलोसिटी ऑफ ए लाइट। अगर मैं वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, अगर मैं क्या लूँ, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, तो ये सी को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ, इफ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल
इज p, क्या है v। तो c को रिप्लेस किया, ये इक्वेशन 3 आ गई। इक्वेशन 3 में c की जगह मैंने क्या पुट किया, v। तो क्या आ जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन एम वी। क्या आ जाएगा, h अपॉन एम वी। और m इंटू यानी कि मास इंटू वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, मास इंटू वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, तो आपका क्या आ जाएगा, लैम्डा h अपॉन p। ये क्या है, मोमेंटम। क्या ये मोमेंटम, बिकॉज m इंटू वी इज इक्वल टू p, ये मोमेंटम के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ पर ये क्या है, m मास ऑफ पार्टिकल, और ये क्या है, v वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। क्लियर है। तो ये क्या है, ये प्रूफ हुआ। ये डी ब्रोगली ने क्या है, दोनों को इक्वेट किया, आइंस्टीन इक्वेशन को और प्लैंक क्वांटम थ्योरी को, और इससे क्या निकाल दिया, इससे प्रूफ कर दिया कि जो वेव है उसका कैसा नेचर होता है बेटा जी, उसका जो नेचर होता है वो आपका पार्टिकल नेचर से है। ठीक है। एक्सपेरिमेंट फॉर वेरिफिकेशन ऑफ ड्यूल करैक्टर जो है डायमेंशंस एंड जर्मन स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है, और क्या है, वेरिफिकेशन ऑफ पार्टिकल करैक्टर सेंटिलेशंस। ठीक है, सेंटिलेशंस, और जो आपका स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट डायमेंशन एंड जर्मन्स ने दिया था, उससे आप प्रूफ भी कर सकते हो, वो आपके सिलेबस में नहीं है वो। ठीक है, ये बातें आप बिल्कुल अच्छे से क्लियर कर लेना है। तो आज हमने क्या डिस्कस किया बेटा, ड्यूल करैक्टर ऑफ रेडिएशंस कह सकते हैं, वेव, ड्यूल करैक्टर ऑफ लाइट या नेचर ऑफ लाइट या वेव है, उसका ड्यूल करैक्टर होता है, पार्टिकल एज वेल एज ए वेव। ठीक है। और हमने क्या देखा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, इसी वजह से मैंने डीपली आपको समझाया, आपके साथ डिस्कस किया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट में आप बताइएगा आज का वीडियो आपको कैसा लगा। और प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं जल्दी ऐसी एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, सी यू।